हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आद्या एजुकेशन। और आज हम लोग क्लास 9 एंड 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, या स्कूल में किसी तरह के एग्जाम्स हो, या एमसीक्यूज, इवन आपके बोर्ड से रिलेटेड आपके चैप्टर्स ये जो है वो न्यूमेरिकल्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट, हर एक एग्जांपल्स अच्छे तरीके से समझ में आ सके, जिसकी मदद से आप आगे चल करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, बैलेंसिंग इक्वेशन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सो कंप्लीट एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है, मैं उसे एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो एंड तक इस वीडियो को देखिए। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच one or more substances reacts to form a new substance with a different properties। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके डिफरेंट सब्सटेंस को बनाते हैं, और वो जो सब्सटेंस क्रिएट हुआ है उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे अगर समझते हैं हम लोग इसको आम भाषा में, तो जब भी कोई भी चीज रिएक्ट करता है और उससे कुछ नया बनता है, जिसका प्रॉपर्टी हो सकता है उसके कलर में चेंजेस आए, स्मेल में चेंजेस आए, उसके टेस्ट में चेंजेस आए, या एनर्जी में चेंजेस आए, किसी भी तरीके का अगर उसमें कुछ चेंजेस आता है, तो उस केस में हम लोग उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर इसे आम जिंदगी के एग्जाम्पल से समझे कि डे टू डे लाइफ में केमिकल रिएक्शंस कहां कहां हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप कॉमनली देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपने देखा होगा आयरन यूटेंसिल्स या लोहे से बने खिड़की, दरवाजे या व्हीकल्स जब बहुत दिन तक एयर के साथ वो एक्सपोज्ड रहते हैं, हवा में रहते हैं, खुले हवा में रहते हैं, तो वो रस्ट पकड़ लेता है। अब यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे देख के बताया कैसे जा सकता है। तो आयरन क्या है, वो जनरली ग्रे कलर का होता है, बट जब उसमें रस्ट लग जाता है तो उसके बाद वो एक ब्राउन कलर का होता है। तो आयरन क्या है, वो ग्रे कलर का होता है, मगर आफ्टर रस्टिंग वो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। और आयरन का और प्रॉपर्टी, आयरन जो होता है वो स्ट्रांग होता है, और जो रस्ट होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको अगर हाथ से भी अगर झाड़ने की कोशिश करेंगे तो वो झड़ जाएगा। फिर अगर सेकंड एग्जांपल देखिए तो कुकिंग, मम्मी डेली खाना पका रही होती है ना, और हर दिन आलू गोभी अलग अलग तरीके का सब्जी, कभी गाजर तो कभी मूली, कभी बीन्स, कभी कुछ ना कुछ सब्जी है जिसको मम्मी कुक करती है। तो जब सब्जी कुक नहीं होता है उस समय उसका टेस्ट, और कुक हो जाने के बाद उसका टेस्ट उसमें डिफर होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस। तो आखिर ये डिफरेंसेस आया कैसे, तो जब हम लोग उसको हीट किए तो उसके अंदर वो जो है केमिकल्स जो है दे स्टार्ट रिएक्टिंग विथ ईच अदर, जिसके वजह से उनका टेस्ट, उनका प्रॉपर्टीज चेंज हो गए। अभी विंटर टाइम चल रहा है, हम लोग एक बहुत ही कॉमन चीज करते हैं, दैट इज बर्निंग ऑफ वुड। अब इस वुड की जगह कुछ भी चीज हो सकता है, तो ये भी क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए हम लोग वुड को जलाते हैं, तो जब उसको बर्न करते हैं तो वो क्या होता है, पहले तो एक लकड़ी डार्क ब्राउन कलर का होता है सिंपली, बट जब उसको बर्न कर देते हैं कंप्लीटली तो वो क्या होता है, एक ब्लैक ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, या ग्रेइश ऐश में। तो यहां पे भी ये जो है ये एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि जब उसको बर्न किए उसके बाद जो प्रोडक्ट मिला हमको वो टोटली वुड से, ओरिजिनल जो प्रोडक्ट था वुड, वो टोटली डिफरेंट है। सो आई होप आपको ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया हो। सो एक बार रिकैप करते हैं, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच one or more substance reacts to produce new substances with different properties। तो याद रखना ये चीज कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ ही उस न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? सो अ केमिकल इक्वेशन इज अ symbolic representation of a chemical reaction using chemical formulas। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसपे हम लोग केमिकल फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स।
ठीक, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहां पे अभी बोलेंगे सर यहां तो केमिकल फॉर्मूला यूज ही नहीं किए, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन, जहां पर हम लोग केमिकल्स के नेम्स को लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं, उस टाइप के इक्वेशन को हम लोग वर्ड इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब इसी के हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2, फॉर्मूला ऑक्सीजन का, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है। तो ये जो था हमारा, इसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन में आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। ये जो एरो है ये इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन है वो किस साइड से किस तरफ हो रहा है। मतलब ये Mg प्लस O2 जो है ये रिएक्ट कर रहा है और वो बना रहा है MgO। ठीक है, अब इस एरो के लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, और एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट होता है या प्रोडक्ट्स। एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स मतलब जो रिएक्ट करेंगे, जो एक मिल करके कुछ नया बनाने वाले हैं, रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट होता है, जो मिलकर जो फाइनली जो बना है। जैसे यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है दे आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। और ये दोनों को डिफरेंशिएट कौन करता है? ये एरो। और ये एरो सिर्फ डिफरेंशिएशन का नहीं, बल्कि ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, अब हम लोग यहां एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे इस एरो की जगह पे डिफरेंट तरीके के हम लोग एरो को लिखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3 अमोनिया। इसके ऊपर अलग अलग कुछ इक्वेशंस होते हैं, टेम्परेचर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो सब कुछ मैंने भी मेंशन नहीं किया। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो एरो है जहां पर ये आगे की तरफ इंडिकेट कर रहा है और ये पीछे की तरफ, इसका मतलब क्या होता है, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं। तो इस तरीके का एरो अगर आपकी इक्वेशन में आपको दिखता है तो इसका मतलब होता है दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बारे में हम लोग आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये एरो की बात मैं कर रहा था, इसलिए मैंने आपको इसे बता दिया। इस तरीके का रिएक्शन का मतलब ये रिवर्सिबल है, और अगर सिंगल एरो रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, नाउ अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। एक एक करके सारे टाइप्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं एग्जांपल्स के साथ कि कैसे रिएक्शंस होते हैं और वो किस बेसिस पे क्लासिफाइड है। द फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इट इज? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा नाम है वैसा ही इसका इंपैक्ट। When two or more substances combines to form a single product, it is called a combination reaction. तो जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अब उस केस में हम लोग उस तरीके के केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल इसका देखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यहां पे दोनों ही एक कंपाउंड है,
ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस Cl2। ये दोनों ही एलिमेंट है और ये दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। ये जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है HCl। तो यहां पर हो क्या रहा है अल्टीमेटली, कि दो चीज मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहां पे क्या होगा, मल्टीपल रिएक्टेंट्स गिव्स सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो known as synthesis reaction। अब ये सिंथेसिस वर्ड कहीं सुना सुना लग रहा है ना, यस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसाइज करते हैं, मिलते हैं और वहां पे ग्लूकोज बनाते हैं। मगर वहां सिंगल प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता है, ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी बन रहा होता है। तो ये सिंथेसिस रिएक्शन भी इसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। सो द सेकेंड वन इज decomposition reaction. So when a single compound breaks into two or more simpler substances, it is called decomposition reaction. तो यहां पर क्या है, एक सिंगल कंपाउंड है जो ब्रेक करेगा दो या दो से ज्यादा, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे H2O है, ये ब्रेक डाउन करता है H2 प्लस O2 में। लेट्स बैलेंस इट, H2O, तो यहां पे ये 2, यहां पे ये 2। अब मैंने बैलेंस क्यों किया, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को हमेशा ही बैलेंस करना है। अब इसे बैलेंस कैसे करना है और बैलेंस क्यों करना है, इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है। तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आएगा क्यों किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए, और अगर बैलेंस करना चाहिए तो भाई कैसे करना चाहिए। Now let's come back to here. This AgCl, it breaks down into Ag plus Cl2। तो यहाँ 2, यहाँ 2। तो ये क्या था, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, H2O, AgCl, ये कंपाउंड है जो ब्रेक डाउन हो रहा है एक सिंपलर एलिमेंट्स में। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है, ये ब्रेक डाउन हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। AgCl क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये ब्रेक डाउन हुआ सिल्वर और क्लोरीन गैस में। तो एक बड़ा कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है टू सिंपलर एलिमेंट्स में। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको यह जानना है कि दैट इट इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट उल्टा नहीं लग रहा है। वहां क्या हो रहा था, H2 प्लस O2 था, वो कंबाइन होकर के H2O बन रहा था, दो या दो से ज्यादा मिलकर के बनता था। यहां पे क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, और ये कॉम्बिनेशन में जस्ट उल्टा होता था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप में। द थर्ड वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which a more reactive element displaces the less reactive element from its compound is called as displacement reaction or single displacement reaction। तो ये वो एक रिएक्शन है जहां पर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव मतलब जो ज्यादा ताकतवर है, वो क्या कर रहा है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, अपने से कमजोर एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल दे रहा है। जैसे ताकतवर लोग आए, हम लोगों पे राज किया, हम लोगों को ही हमारे घर से निकाल दिया। सेम यही चीज यहां हो रहा है। जो
मोर रिएक्टिव एलिमेंट मतलब जो स्ट्रांग है और जो ज्यादा स्ट्रांग है वो क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से ही बाहर निकाल दे रहा है और फिर वो खुद का अपना एक कंपाउंड बना रहा है. लेट्स सी एन एग्जांपल. जैसे कैल्शियम इट्स रिएक्ट्स विथ कॉपर कार्बोनेट टू गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट plus Cu. Then sodium reacts with iron sulfate FeSO4 to gives you Na2SO4 plus Fe. क्योंकि अब इन दोनों केसेस में क्या है, यहां पे कैल्शियम जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है, डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया. यहां जो सोडियम है वो आयरन से ज्यादा स्ट्रांग है तो ये आयरन से ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से ये आयरन को डिस्प्लेस कर दिया. तो यहां ये अपने जगह पे चल गया और इसको बाहर अकेले निकाल दिया गया. फिर अब भाई हमेशा कॉपर ही क्यों निकले, उसका भी एक है. कॉपर प्लस गिव्स यू AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट. यहां पर ये बनता है CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag. तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा ताकतवर है, मोर रिएक्टिव है. इस वजह से कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया. अब कॉपर सिल्वर की जगह ले लिया और यहां पे सिल्वर सेपरेट हो गया. तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहां पर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को निकालकर हटा देता है या फिर कह सकते हैं उसको डिस्प्लेस कर देता है. नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन. बिफोर वी मूव ऑन टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो था उस पर मैंने बताया आपको कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा. तो उसके लिए ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है. वो घर के रिश्तेदार या दोस्त भाई तो है नहीं कि उनके बारे में पता होगा, उनके बारे में मैं बताऊंगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आखिर कौन रिएक्टिव है और कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है. तो ये है मेटल एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, कुछ भी इस हो गई है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है. इसमें जो टॉप मोस्ट होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं. मींस जो रिएक्टिविटी है जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज करेगा और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो वो डिक्रीज करेगा. ठीक है, तो इट मींस ये जो K है, K का मतलब होता है पोटेशियम, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है. इसके बाद आता है सोडियम, फिर आता है हमारा कैल्शियम, फिर है हमारा मैग्नीशियम, फिर हमारा है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, देन आयरन, देन लेड, देन कॉपर, देन सिल्वर, देन गोल्ड. तो अब ये सवाल उठता है कि इसको याद कैसे करना है. तो जैसे मैंने याद किया वैसे आप भी याद करिए मेरे साथ रिपीट करके. पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड. मैंने चार चार के पेयर में इसको याद किया था, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, फिर मैंने याद किया एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड, और फिर लास्ट के तीन मैंने याद कर लिए, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड. कॉपर सिल्वर गोल्ड क्या है, इसको इस तरीके से देखिए, कॉपर सबसे सस्ता तो सबसे पहले होगा, सिल्वर थोड़ा उससे महंगा तो फिर सिल्वर होगा, गोल्ड उस सिल्वर से भी महंगा तो फिर गोल्ड होगा. तो मैंने इस तरीके से इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद किया था. चार का चार, चार चार तीन, दैट्स इट. पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड, फिर कॉपर सिल्वर गोल्ड. गोल्ड के बाद भी नीचे अगर आप जाइएगा तो प्लैटिनम मिलेगा. ये तो है मेटल एक्टिविटी सीरीज. अब हो सकता है आपके बुक में लेड और कॉपर के बीच में हाइड्रोजन आपको कहीं कहीं बुक में मेंशन मिलेगा. तो ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो जाना है कि सर ये हाइड्रोजन कहां से आ गया बीच में.
वो इसलिए मेंशन कर दिया गया है क्योंकि अभी आप 9-10 में मोस्टली एसिड के साथ काम करेंगे, बेसिस के साथ काम करेंगे, तो वहां पे हाइड्रोजन आपको ज्यादातर एलिमेंट्स में कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा। तो क्या हो गया? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। फिर हाइड्रोजन आ गया, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद हो जाना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नंबर 4th टाइप के केमिकल रिएक्शन पे। सो द नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So a reaction in which two compounds exchange their ions to form two new compounds। तो यहां पे क्या है? रिएक्टेंट भी 2 है और प्रोडक्ट भी 2 है, और यहां हो क्या रहा है? दे आर एक्सचेंजिंग देयर आयंस। लेट्स सी एन एग्जांपल। AgNO3 plus NaCl gives you, जैसे यहां पे एक AgNO3 है, एक NaCl है, ये दोनों कंपाउंड है। अब ये जब रिएक्ट करेंगे तो यहां ये बनेगा NaNO3 प्लस AgCl2, AgCl। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, HCl प्लस NaOH। तो यहां पे ये बनेगा NaCl प्लस H2O। तो यहां पर क्या हो रहा है? HCl है, यहां NaOH है। यहां पे अब एक्सचेंज ऑफ आयंस हो कैसे रहा है? तो ये जो Ag था ये उठकर चला गया क्लोरीन के साथ, तो AgCl बनाया, और ये जो Na है वो NO3 के साथ चला गया, तो NaNO3 बनाया। ये जो HCl है यहां, ये जो H है ये OH के साथ चला गया और ये H2O बनाया, H प्लस OH या HO बोली जो भी, तो ये H2O बन गया ना। वैसे ही ये जो Na है क्लोरीन के साथ चला गया और ये NaCl बना दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे BaCl2 रिएक्ट्स विथ Na2SO4। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल। आपको मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो या अगर प्रैक्टिकली भी अगर देखिएगा कहीं ना कहीं ये इक्वेशन आपको मेंशन होगा आपके बुक में। तो बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ चला जाएगा ना। हमेशा याद देखिए, ये इसका नेगेटिव दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव के साथ जाएगा, पहले कंपाउंड का पॉजिटिव तो दूसरे कंपाउंड का नेगेटिव होगा, तो NaCl बनेगा प्लस बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4। एक बार चेक कर लेते हैं सभी लोग बैलेंस है कि नहीं। Ag बैलेंस है, बैलेंस, हाँ सभी बैलेंस है। नीचे में बैलेंस नहीं है, यहां 2 NaCl होगा, अब बैलेंस हो गया। अब यहां पर ये इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है तो ये NaCl और बेरियम सल्फेट बनाता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है वो PPT बनाती है। PPT का मतलब होता है परसिपिटेट, मींस एक सॉलिड सब्सटेंस की तरह ये रिएक्शन में हम लोगों को दिखेगा PPT बनते हुए। जो सोल्यूशन है, क्योंकि ये बेरियम क्लोराइड है या Na2SO4 है, दोनों ही वाटर में ये सोल्यूशन बना के करके रिएक्ट करते हैं, तब क्या होता है कि ये PPT बना देता है, मतलब ये जम जाएगा। बालू जैसे डालते हैं पानी में तो कैसे नीचे बैठ जाता है, वैसे ही ये भी बेरियम सल्फेट नीचे जाके बैठ जाएगा, ये PPT बनाता है। अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसे इरेज करता हूं, बट इस इक्वेशन को याद रखना है। जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। यहां पर परसिपिटेट बनेगा, या तो हो सकता है वाटर बने या फिर गैस। इन तीनों में से कोई एक चीज तो बनेगा ही बनेगा। इस केस में वाटर बना, इस केस में भी परसिपिटेट बना, नीचे वाले केस में बेरियम सल्फेट का एक परसिपिटेट बना, हो सकता है कहीं पे गैस बनी। तो ये कुछ कॉमन सी चीज है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली देखने को मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन।
अब इसके आगे के जो रिएक्शंस हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, टेस्ट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे छोड़कर अक्सर आ जाते हैं। तो इसके आगे के सारे एग्जांपल, सारे टाइप्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है और समझना है, क्योंकि ये बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इवन स्कूल एग्जाम्स के लिए भी। अगर केमिस्ट्री में इसके आगे के सारे एग्जाम्पल्स नहीं पढ़े तो फिर केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ये चार तो बहुत बेसिक थे, अभी इसके आने वाले जो रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो भी सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू लर्न। The chemical reaction based on heat energy is divided into two types, the exothermic reaction and the endothermic reaction. तो as the name signifies, exo means क्या है, बाहर जो भाई, बाहर, exo मतलब बाहर की तरफ निकलो, निकलो भाई, जो बाहर जो, ठीक है। तो exothermic reaction क्या है, chemical reaction which releases heat energy are called exothermic reaction. तो यहां हीट जो है वो रिलीज होगा। इन वाला, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस केमिकल रिएक्शन विच एब्सॉर्ब हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर एक्सोथर्मिक में क्या है कि यहां हीट एनर्जी रिलीज होगा, एक्सो जो बाहर जो, एंडो इन, एंडो का मतलब इन, मतलब कि एनर्जी को यहां पे देना पड़ेगा। तो मींस जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या करेगा, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, तभी जाकर के वो रिएक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके के रिएक्शन को लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स में अगर देखें डे टू डे लाइफ में, तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो हमारे पूरे सेल्स में रेस्पिरेशन होता है, जिसमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। इसलिए जब हम लोग सांस लेते हैं अंदर और जब छोड़ते हैं तो छोड़ते वक्त का जो हवा है वो गर्म होता है। इस अगर एंडोथर्मिक के एग्जांपल्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि यहां पे हीट देना पड़ता है और ये हीट कहां से उसको मिल रहा है, सनलाइट की वजह से मिल रहा है। एक्सोथर्मिक में बर्निंग, किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है। स्टार्टिंग इग्निशन पॉइंट डालना पड़ता है, बट वो अल्टीमेटली जितना एनर्जी दी है उससे कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके हम लोगों को हीट के फॉर्म में वो देता है। तो इसलिए बर्निंग क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जहां पे हमको हीट देना पड़ रहा है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यहां पे हीट देना पड़ रहा है। फिर जैसे मान लीजिए आप लोग मीथेन CH4 प्लस O2, जब ये बर्न करता है तो ये CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी रिलीज करता है। मीथेन गैस हाईली फ्लेमेबल गैस है ये भी, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस, यहां एंडोथर्मिक में क्या है, हीट एनर्जी हमको फिर से देना है। तो यहां पे जनरली जो भी हीट वाला है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। जब भी हम हीट देते तो वहां पे क्या होता है, वो रिएक्शन ब्रेक डाउन होता है। तो बस इतना ही था। एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होगा, एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, दूसरे टाइप को देखते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज। तो यहां पर उनमें से कुछ दो रिएक्शंस के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, दैट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड अ थर्मल रिएक्शन। व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो केमिकल रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है उस तरीके के रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है हमारा थर्मल रिएक्शन। अब वो रिएक्शन जहां पर हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो, उस तरीके के हम लोग रिएक्शन को थर्मल रिएक्शन कहते हैं। तो अब ये जो वर्ड है फोटोकेमिकल, फोटो जब भी वर्ड आए इट मींस इट इज रिलेटेड टू लाइट, और थर्मल जब भी वर्ड आए इट इज रिलेटेड टू हीट। थर्मल, थर्मिक, थर्म जब वहां आ गया तो वहां मींस हीट की बात हो रही है। तो अभी एग्जांपल्स देखते हैं इन सब के, क्योंकि लाइट की बात हो रही है तो फोटोसिंथेसिस तो छूट ही नहीं सकता है यार, क्योंकि लाइट इज लाइफ, है ना, लाइट ही
जिंदगी है। ये दूसरा अगर कोई एग्जांपल देखना है तो जैसे AgCl। अब सिल्वर क्लोराइड जो है जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में जाता है तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है AgCl2 में। अब AgCl जो है ये ब्लैक कलर का होता है और सिल्वर क्या होगा, मेटालिक सिल्वर, मेटालिक ग्रे। ये रिएक्शन जब भी सिल्वर क्लोराइड को धूप में ले जाइएगा तो AgCl प्लस क्लोरीन गैस वो दे देगा। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जहां पे लाइट एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पे हमेशा याद रखना है कि लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब थर्मल रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। इसका अगर एग्जांपल्स देखें, यहां पे हम लोग को हीट एनर्जी देना है, राइट। तो अभी हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हीट एनर्जी के प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। N2 प्लस O2 ये 3000 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट करके NO बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये नेचुरली अकड़ होता है। यहां पे जब भी बिजली कड़कती है तो बिजली जब कड़कता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा होता है। तो उस केस में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है और फिर ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड बना करके फाइनली एसिड रेन के फॉर्म में धरती पे गिरता है। तो एसिड रेन के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें मैंने हर एक एलिमेंट्स किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं और फिर ये ऑक्साइड्स कैसे वाटर के साथ मिल करके एसिड बनाते हैं वो मैंने डिटेल में बताया। तो आप चाहे अगर एसिड रेन के ऊपर देखना कोई वीडियो तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। वापस यहां आते हैं, यहां पे हम लोगों को हीट एनर्जी देना है, राइट। तो कभी भी जहां भी थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ किसी भी चीज का, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन हमने किया, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का, तो यहां पे भी हीट देना पड़ता है। अब ये रिएक्शन थोड़ा कुछ ज्यादा लेंथी हो जाता है, इस वजह से मैंने इसे वर्ड्स में लिख दिया। तो ये भी क्या है, थर्मल रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। अब हम लोग इसके आगे फर्दर देखने वाले हैं साउंड रिएक्शन। आखिर साउंड की वजह से जो रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं और वहां पे क्या एग्जांपल्स होने वाला है, लेट्स सी। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स को पढ़ने में। बस इसी तरीके से एंड तक बने रहिए, हम लोग और भी इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शंस को देख पढ़ने वाले हैं। सोनो केमिकल रिएक्शन, हो सकता है ये टर्म आपने बहुत पहली बार सुना हो, सोनो केमिकल रिएक्शन, बट ये टर्म एग्जाम फैक्ट से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन वर्ड आंसर्स के फॉर्म में ये पूछा जा सकता है। तो इस रिएक्शन में आखिर होता क्या है, तो ये एक बेसिकली एक सिंपल सा एक केमिकल रिएक्शन है जिसको इनिशिएट करने के लिए, मींस उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को साउंड एनर्जी की जरूरत पड़ती है या फिर हम लोग कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की। तो क्या ये पॉसिबल भी है कि साउंड की मदद से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं? यस, इट इज पॉसिबल। अभी से एग्जांपल के तौर पे हम लोग जान देखते हैं कि कहां पे ये रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ इमल्सन। दूसरा है हमारा ब्रेकिंग डाउन H2O into H2 and O2 using ultrasonic waves। हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से भी H2O को H2 और O2 में डिसोसिएट कर सकते हैं। तीसरा है हमारा सिंथेसाइसिस या सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, मींस साउंड एनर्जी की मदद से या अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, नैनो पार्टिकल्स को जोड़ने का काम कर सकते हैं। इट इज कैरिंग ऑन अभी, क्योंकि हम लोग आजकल कुछ नैनो टेक्नोलॉजीज पे कुछ ज्यादा ही वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंथेसिस एनर्जी का मतलब वहां पे साउंड एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं ताकि जो नैनो पार्टिकल्स है वो सिंथेसाइज हो सके। सो दिस वाज
sonochemical reaction where sound energy is required to initiate a chemical reaction. अब हम लोग इसके आगे चलते हैं. So oxidation and reduction. तो ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके कुछ क्राइटेरियाज है. अगर वो क्राइटेरिया उनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो हम लोग उस केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बेसिस पे कैरेक्टराइज या उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जैसे ऑक्सीडेशन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है गेन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक. दूसरा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तीसरा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम. यहां एटम की बात कर रहा है. तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर अप्लाई होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. और रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है. इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन. तो यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहां होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम. नंबर बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर सी गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट्स हैं. व्हाट आर दे? दे आर अपोजिट्स टू ईच अदर. अपोजिट्स. इसके बाद हम लोगों के लिए एक टॉपिक आता है जिसपे हम लोग पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में. रिडॉक्स. रिडॉक्स रिएक्शन. इसको यहीं पर बताने का मेन कारण यह है क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, ये दोनों से मिलकर बना है. इट मींस रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously. ठीक है. तो जहां पर केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है तो उस तरीके के रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो अब इन लोगों के एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया. फिर यहां सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू सोडियम हाइड्रेट NaH. तो यहां पे सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इस वजह से जो सोडियम था वो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन. ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए और स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर आप इन सब के डेफिनेशंस और इनका जो कंसेप्ट है अगर ये आपको पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए तो आई एम श्योर कि आपको बोर्ड्स में और स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है. इसी तरीके से फुल्ली एक्सप्लेन्ड वीडियोस को देखने के लिए आद्या एजुकेशंस को फॉलो कर लें. थैंक यू.